सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू होने वाली थी। आरती और दीपक दोनों बैठ गए थे। अनीता ने दोनों का फिर से गठबंधन कर दिया। पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ दोनों को पूजा करवा रहे थे। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान को फूल चढ़ा रहे थे। आरती भगवान से अपने आने वाले समय में अपने लिए सुखी जीवन की कामना कर रही थी। वह सोच रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वह वापस अपने घर किस मुंह से जाएगी, लोगों के सवालों का क्या जवाब देगी। वह यंत्रवत पूजा कर रही थी और भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना कर रही थी। पूजा खत्म हो गई। फिर दोनों ने जोड़े से सबका आशीर्वाद लिया। फिर गठबंधन खोलने के लिए दीक्षा आती है और नेक मांगते हुए कहती है, मुझे नेक चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खोलूंगी गठबंधन। तभी रमा जी कहती हैं, भले नेक ले ले बेटा, लेकिन गठबंधन नहीं खोलना, इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। तब दीपक उसे नेक के पैसे देते हुए कहता है, बड़ी शरारती हो गई है। सभी लोग दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने चले गए। शाम को घर में पार्टी थी। रमा जी ने आरती से कहा, जाओ बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शाम को जल्दी तैयार हो जाना। जी माँ कहकर आरती ऊपर रूम में चली जाती है। वह लेटती है तो थकावट की वजह से उसकी आंख लग जाती है। शाम को दीक्षा आकर उसे जगाती है, भाभी उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। आरती की नींद खुल जाती है। वह दीक्षा से कहती है, मेरी मदद करो ना तैयार होने में। दीक्षा, जी भाभी। दीपक भी तैयार हो चुका था। पार्टी शुरू होने वाली थी। सब मेहमान आने लगे थे। इधर रंजन, प्रेम और विवेक तीनों मिलकर दीपक और आरती की सुहागरात के लिए रूम सजा रहे थे, जिसके बारे में दीपक को खबर नहीं थी। सभी ने पार्टी का फुल एंजॉय किया। दूल्हा दुल्हन के साथ सभी ने यादगार फोटो लिए। पार्टी खत्म हुई। खाना खाने के बाद सभी वापस आ गए। अनीता और दीक्षा ने आरती को दीपक के कमरे में पहुंचा दिया। दीपक अभी भी बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। फिर अनीता ने अपने पति विवेक से कहा, कब तक दीपक भैया के साथ बैठे बातें करते रहोगे, उन्हें ऊपर रूम में भेजिए। विवेक, अभी भेजता हूँ। दीपक रूम में पहुँचता है तो देखता है रूम डेकोरेट किया हुआ है। वह समझ जाता है ये किसका काम है। फिलहाल वह उस समय किसी से कुछ नहीं कहता। फिर वह आरती से कहता है, तुम वहाँ ऊपर सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगा। और फिर चादर और तकिया लेकर सोफे में सोने लगता है। आरती देख रही थी। दीपक बहुत देर तक उलट पलट हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तब आरती उसके पास जाकर कहती है, आप ऊपर पलंग में ही एक किनारे सो सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दीपक ने भी सोचा सोफे में रात भर नींद नहीं आएगी। वह चुपचाप पलंग के एक किनारे जाकर लेट गया और जल्दी ही उसे नींद आ गई। लेकिन आरती की आंखों में नींद नहीं थी। उसने इस रात के लिए न जाने कितने सपने बुने थे। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वह रात में न जाने कितनी देर तक आंसू बहाती रही। फिर कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह वो जल्दी से उठकर नहा धोकर नीचे आ गई और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगी। आज घर आए मेहमान जाने वाले थे। प्रेम और उसके माँ पिताजी, अनीता और विवेक, सभी को आज वापस जाना था। रमा ने सबको दोपहर में खाना खाकर जाने के लिए रोक लिया था। तब तक दीपक भी उठ जाता है। देखता है आरती कमरे में नहीं थी। फिर वह भी नीचे आ जाता है। आज रंजन सुबह ही वापस जाना चाह रहा था ताकि ऑफिस टाइम से पहुंच जाए। उसकी छुट्टियां खत्म हो चली थीं। रंजन चाय नाश्ता करके जाने लगता है। फिर दीपक उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आता है। दीपक रंजन को छोड़ने बस स्टॉप जा रहा था। रास्ते में रंजन दीपक से पूछता है, रात में सब कुछ ठीक रहा ना यार, भाभी अच्छी है ना? तब दीपक कहता है, ये सब तुम लोगों ने किया ना, रूम डेकोरेशन। रंजन, हाँ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? दीपक, पसंद की बात नहीं है यार, तुम लोगों ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। रंजन, ये सब प्रेम का आइडिया था। दोनों खड़े बातें कर रहे थे। बस आ गई। रंजन बस में बैठकर चला गया। इधर किचन में रमा जी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आरती भी उनकी मदद कर रही थी। तब रमा देवी आरती से कहती हैं, अभी रहने दे बेटा, मैं कर लूँगी सब, बाद में तो तुझे ही सब कुछ संभालना है। आरती, आप करती रहो और मैं बैठी रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह रमा जी का हाथ बटाने लगती है। रमा देवी, जैसी तेरी मर्जी बेटा। तभी किचन में अनीता भी आ जाती है और आरती को छेड़ते हुए कहती है, और सुनाओ भाभी, रात कैसी बीती आपकी?
हमारे दीपक भैया ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? आरती कुछ नहीं कहती, बस धीरे से मुस्कुरा देती है। तब तक दीपक आ चुका था और ऊपर अपने रूम में चला गया। खाना बनाने के बाद आरती ऊपर कमरे में जा रही थी, तभी किशोर जी कहते हैं, आरती बेटा, दीपक ऊपर होगा तो उसे नीचे भेज देना। आरती, जी पापा। आरती ऊपर कमरे में पहुंचती है तो देखती है दीपक उसी समय नहाकर निकला था और रूम में आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। आरती उसकी तरफ एक नज़र देखती है। आरती ने आज लाल रंग की चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और अपनी मांग में लंबा सिंदूर भरा था। वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। आरती, जी आपको पापा ने नीचे बुलाया है। दीपक आरती की तरफ मुड़ता है और आरती को देखता है और एकटक उसे देखता ही रहता है। आरती, वो पापा ने आपको बुलाया है? दीपक, हाँ जा रहा हूँ। फिर आरती रूम ठीक करने लगती है कि दोपहर में सभी खाना खा रहे थे। खाना खाकर सभी को जाना था। आज रमा देवी ने दही आलू की सब्जी बनाई थी। सभी बहुत खुश होकर खाना खा रहे थे। दीपक की ये फेवरेट सब्जी थी। फिर प्रेम पूछता है, भाभी ने क्या बनाया है आज हमारे लिए? फिर दीक्षा सबको खीर देते हुए कहती है, भाभी ने हम सबका मुंह मीठा कराने के लिए खीर बनाया है। प्रेम, वाह खीर, ये तो हमारे दीपक भैया को बहुत पसंद है। भाभी आपने तो आते ही हमारे दीपक भैया के पसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। तब दीपक आरती की ओर देखता है। आरती दीपक की ओर देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। खाना खाकर सभी जाने लगे। आरती ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी के जाने के बाद रमा देवी ने आरती से कहा, बेटा अब तुम भी जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी तुम भी। शाम को कमलाबाई आकर बर्तन साफ कर देगी। आरती ऊपर अपने रूम में चली जाती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। दिया का कॉल था। वह उठाकर बात करने लगती है। दिया, कैसी हो दीदी? आरती, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? माँ और पापा और विनय सब कैसे हैं? दिया, सब ठीक हैं दीदी, माँ तुमको याद कर रही थी। आरती, माँ से बात करवाना। दिया, हाँ दीदी, वीडियो कॉल लगाती हूँ। निर्मला जी, कैसी हो बेटा? आरती, ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? निर्मला जी, तेरी याद आ रही थी बेटा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था। आरती, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। ऐसा कहकर आरती रोने लगती है। तब निर्मला जी, रोते नहीं बेटा, यही तो संसार का नियम है। बेटी को विदा होकर एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। आरती थोड़ी देर बात करके कॉल कट कर देती है। तब तक दीपक रूम में आ चुका था। उसने आरती की अपनी माँ के साथ हुई बातें सुन ली थी। फिर आरती थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है और आराम करने लगती है और अपनी हालत पर आंसू बहाने लगती है। तभी दीक्षा उसके पास आती है। दीक्षा, क्या हुआ भाभी, तुम रो क्यों रही हो? आरती, कुछ नहीं, ऐसे ही। दीक्षा, आपको अपने मायके की याद आ रही है ना भाभी? आरती, हाँ। दीक्षा, एक काम करो, आप दीपक भैया के साथ जाकर सबसे मिलकर आ जाओ। आरती, इतनी जल्दी नहीं जा सकती, अभी 2 दिन तो हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। इतने में दीपक की माँ रमा देवी भी ऊपर पहुँच जाती है। रमा देवी, क्यों नहीं जा सकती? पगफेरे की रस्म के लिए तो जाना ही होगा। फिर वह अपनी समधन निर्मला जी को फ़ोन लगाकर कहती है, राधे राधे समधन जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? निर्मला, ठीक हूँ, आप कैसी हो बताइए? रमा देवी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आप लोग आरती को पगफेरे की रस्म के लिए उसे कब लिवाने आ रहे हो? निर्मला जी, कल ही जाने को कहती हूँ आरती के पापा को। फिर रमा जी आरती से कहती हैं, बेटा कल तुम्हारे पापा तुमको लेने आ रहे हैं, तैयार रहना। आरती, जी माँ। दूसरे दिन आरती के पिताजी अशोक जी सुबह पहुँच गए आरती के घर आरती को लेने के लिए। दीपक ने आकर अपने ससुर के पैर छुए और उनके पास बैठ गया। अशोक जी, कब तक की छुट्टी है तुम्हारी दामाद जी? दीपक, 3 दिन बाद चला जाऊंगा, छुट्टियां खत्म हो रही हैं। फिर खाना खाकर वह आरती को लेकर निकल पड़ते हैं। वहां घर पहुंचकर आरती अपनी माँ के गले से लग जाती है। दिया भी पीछे से आकर उन दोनों के गले से लग जाती है। निर्मला जी, तुम्हारे ससुराल वाले सब कैसे हैं बेटा?
आरती, सब अच्छे हैं माँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं। दिया, और हमारे जीजाजी कैसे हैं? आरती, वो भी अच्छे हैं। दिया, अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? आरती, अब मार खाएगी तू मेरे हाथ से। फिर दूसरे दिन रमा जी आरती को लेने के लिए दीपक को भेजती हैं। दीपक, मैं नहीं जाऊंगा माँ, वो लोग लेकर गए हैं तो ला भी देंगे। रमा जी, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये रस्म है, तुमको लेने जाना पड़ेगा। दीपक, ठीक है माँ। दीपक आरती को लेने के लिए बैग से निकल जाता है। वहां पहुंचने पर उसकी बहुत खातिरदारी हो रही थी। दामाद जी के लिए एक से एक पकवान बनाए गए थे। दिया प्यार से अपने जीजा जी को खाना परोस रही थी। दीपक ने एक बार दिया को नजरें उठाकर देखा तो सामने आरती भी खड़ी थी। उसने अपनी नजरें झुका लीं और खाना खाने लगा। विनय, आरती का छोटा भाई, भी साथ में बैठा था। दीपक विनय से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहा था। फिर कुछ देर रुकने के बाद दीपक ने अपने सास ससुर से वापस जाने की इजाज़त मांगी और आरती को साथ लेकर वापस आने लगा। दीपक ने रास्ते भर आरती से बात नहीं की। एक ही बाइक में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बाइक चलाने की वजह से आरती बार बार दीपक की ओर सरक जा रही थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब आरती ने कहा, जी आपकी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? दीपक, परसों ड्यूटी ज्वाइन करना है, लेकिन मैं अभी आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। आरती, जी मैं भी अभी आपके साथ नहीं जाना चाह रही थी। फिर दोनों चुपचाप ही रहे। इतने में घर आ गया। दीक्षा, जो बड़ी देर से अपनी भाभी का रास्ता देख रही थी, आरती को देखकर खुशी से चिल्लाने लगती है, भाभी आ गई, भाभी आ गई। आरती उतरकर अंदर जाती है और अपने सास ससुर के पैर छू लेती है। रात में सभी खाना खा रहे थे। तब दीपक अपने माँ पिताजी से कहता है, माँ परसों मुझे जाना होगा, छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। रमा जी, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाने की तैयारी करो। दीपक, अभी मैं अकेला ही जाऊंगा माँ। रमा जी, क्यों बेटा, बहू को क्यों नहीं ले जाओगे? दीपक, दोबारा आऊँगा तब ले जाऊँगा, वहाँ जाकर सब रहने खाने की व्यवस्था भी तो करनी होगी। तब तक कुछ दिन बहू के हाथ का बना खाना खा लो आप लोग। रमा जी, मैंने पूरा खाने पीने का सामान पैक करवा दिया है, आरती भी तुम्हारे साथ जाएगी। फिर रमा जी कहती हैं, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ बेटा, तो बुझा बुझा सा रहता है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दीपक, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, थोड़ी शादी की भागदौड़ की वजह से थकान हो गई है। दीक्षा, मम्मी मैं भी भैया भाभी के साथ जाऊंगी, अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं। रमा जी, बाद में हम सब जाएंगे, अभी तो भैया भाभी को जाने दो। दीक्षा, ठीक है मम्मी। आरती, मम्मी मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अगली बार चली जाऊंगी। रमा जी, दीपक को वहाँ खाना बनाने में परेशानी होती है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बेटा तू भी दीपक के साथ चली जा, हम लोगों के साथ में रहना तो लगा ही रहेगा, आती जाती तो रहेगी ना। तुम लोग वहाँ जाकर सेटल हो जाओ, फिर हम लोग भी घूमने आ रहे हैं वहाँ। रात में दीपक आरती से कहता है, पैक कर लो तुम भी अपना सामान, अब तुमको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, कहकर मुस्कुरा देता है। आरती भी फीकी सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी असल मुस्कान कहीं गायब हो गई थी। दूसरे दिन आरती अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी दिया का फ़ोन आता है। वह बहुत खुश हो जाती है और दिया से बातें करने लगती है। दिया, दीदी आप जीजू के साथ जा रहे हो? आरती, हाँ। दिया, कब जा रहे? आरती, कल दोपहर में। दिया, दीदी माँ को तुमसे बात करनी थी। निर्मला जी, आरती बेटा, नया शहर और नई जगह है, वहाँ अपना ख्याल रखना। आरती, जी माँ। निर्मला जी, तबीयत वगैरह खराब हो जाने से तुरंत डॉक्टर को दिखाना। आरती हंसते हुए, हाँ माँ आप परेशान मत होइए। तभी दीपक कमरे में आता है। आरती को फ़ोन पर हंसते हुए देखकर मन में कहता है, कितनी प्यारी मुस्कान है। दीपक ने आरती को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। दूसरे दिन सुबह आरती जल्दी ही उठ गई थी और किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। आज उन दोनों को जाना था। कुछ देर में उसकी सास रमा भी किचन में आ गई और उसकी मदद करने लगती है। तब आरती पूछती है, मम्मी दीपक जी को खाने में क्या पसंद है? रमा, अपने पति का नाम नहीं लेते हैं बेटा। आरती मुस्कुराते हुए, जी मम्मी। रमा जी कहती हैं, दीपक को दही आलू की सब्जी, पनीर, छोले, खीर, आलू के पराठे, गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं। फिर रमा कहती है, बेटा वहाँ अच्छे से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, कभी लड़ाई झगड़े की नौबत मत आने देना, और कभी कहा सुनी हो भी जाए तो कोई एक चुप हो जाना, झगड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। आरती ध्यान से अपनी सासू माँ की बात सुन रही थी। इससे फिर कहती है,
ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात पर अमल करने की कोशिश करूंगी। तब तक सभी उठ गए थे और नाश्ता करने आ गए थे। नाश्ता करने के बाद आरती ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इधर दीपक ले जाने वाले सामानों को गाड़ी में रखवा रहा था। खाना खाकर दोपहर में दोनों शहर के लिए निकलने वाले थे। आरती ने अपने सास और ससुर दोनों के पैर छुए। तब दीक्षा आकर उससे लिपटते हुए कहती है, भाभी आप बहुत याद आओगी मुझे। मुझे यहाँ आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। आरती, कुछ दिनों की तो बात है दीक्षा, फिर मैं मिलने आती जाती रहूंगी, अब मुस्कुराओ। फिर दीपक अपने माँ पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और दोनों शहर की ओर चल पड़े। दीक्षा दोनों को दूर तक हाथ हिलाकर बाय करती रही। शाम को 4 बजे के करीब दीपक और आरती शहर में घर पहुंच गए थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद दीपक ने कहा, मैं मार्केट जाकर हरी सब्जियां खरीद कर लाता हूँ। आरती ने हाँ में सर हिलाया। दीपक के जाने के बाद आरती ने घर की अच्छे से साफ सफाई की, सामान को करीने से जमा कर रखा, किचन को भी जमा लिया। तब तक दीपक वापस लौटकर आया मार्केट से। फिर आरती ने चाय बनाकर दीपक को दिया। इतने में उनके घर रंजन पहुंच गया। ऑफिस से घर जाते समय वह दीपक से मिलने के लिए आया था। रंजन, भाभी जी नमस्ते। आरती, नमस्ते भैया। रंजन, मुझे पहचाना ना भाभी आपने? आरती, हाँ पहचानती हूँ भैया आपको। फिर आरती रंजन के लिए भी चाय बनाकर ले आती है। दीपक और रंजन दोनों बातें कर रहे थे। रंजन, कल से ऑफिस आ रहा है ना दीपक? दीपक, हाँ यार। रंजन, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी लैब भाभी के साथ? भाभी कैसी हैं? दीपक, ठीक चल रही है यार, अभी उससे मेरी ठीक से बात ही नहीं हुई। रंजन, अब तो यहाँ अकेले हो, खूब जी भर के बातें कर लेना, कहकर मुस्कुराने लगता है। तब तक आरती किचन में सब्जियों को अलग कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। उसकी सासू माँ रमा जी का कॉल था। आरती, हेलो, प्रणाम मम्मी जी। रमा जी, पहुँच गए बेटा? आरती, जी मम्मी, अभी 1 घंटे पहले पहुंच गए हम लोग। रमा जी, दीपक क्या कर रहा है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। आरती, जी वो उनके दोस्त आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। रमा, अच्छा बेटा, दीपक से कहना मुझे बाद में कॉल करने के लिए। आरती, ठीक है मम्मी, कह दूंगी। रमा जी, अच्छा बेटा, रखती हूँ, अपना और दीपक का ख्याल रखना। आरती, जी मम्मी। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती हैं और किचन में सामान को रखने लगती है। तभी रंजन जाने लगता है और दीपक से आरती को घर लेकर आने के लिए कहता है। रंजन के जाने के बाद दीपक पूरे घर को देखता है। घर अच्छे से तरीके से जमा हुआ दिख रहा था। आरती दीपक से, जी अभी क्या बनाऊं खाने में? दीपक, थोड़ी देर आराम कर लो, साफ सफाई करते थक गई होगी, बाद में बना लेना खाना। आरती थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है तो उसे झपकी लग जाती है। उठती है तब तक अंधेरा हो चुका था। वह मन में सोचती है, पता नहीं दीपक जी क्या सोच रहे होंगे। फिर वह शाम को दिया बत्ती करके किचन में आ जाती है खाना बनाने के लिए, तो देखती है दीपक पत्ता गोभी को कटिंग करके रख दिए हैं। आरती जल्दी से दाल चावल और पत्ता गोभी की सब्जी बनाती है। फिर दीपक को खाना खाने के लिए कहती है। दीपक के लिए खाना परोस देती है। तब दीपक कहता है, तुम भी ले आओ अपने लिए खाना। आरती, मैं आपके खाने के बाद खा लूँगी। दीपक, ले आओ अपने लिए भी, यहीं पर साथ में खा लो। तब आरती अपने लिए भी खाना लेकर आ जाती है और खाने लगती है। और रात में सोते समय दीपक आरती को अपने पास बिठाता है और कहता है, देखो आरती, तुम्हें मैं यहाँ अपने साथ मेरी माँ पिताजी की खुशी के लिए लाया हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ऐसा कहकर वह उसे एक पेपर देते हुए उसमें आरती को साइन करने के लिए कहता है। आरती पेपर को देखती है। वह उसके शादी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। पेपर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दूसरे कमरे में जाकर बहुत रोती है और फिर उस पेपर में साइन करके दीपक को दे देती है। आरती को रोते हुए देखकर दीपक को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है और पेपर को रख लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। इधर आरती की आंखों में भी नींद नहीं थी। जब से प्रेम ने दिया को देखा था तब से प्रेम की भी नींद उड़ी हुई थी। वह उससे बात करना चाहता था लेकिन उसके पास दिया का मोबाइल नंबर नहीं था। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वह नंबर मिलाता है। दिया के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल नहीं उठाती। फिर दूसरी बार उसी नंबर से कॉल आता है। दिया उठा लेती है। दिया, हेलो। प्रेम, हेलो, पहचाना मुझे? दिया,
नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? प्रेम, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। दिया, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? किसने दिया आपको मेरा नंबर? प्रेम, क्या बताऊँ? जाने दो, बहुत लंबी कहानी है इसकी। दिया, बताइए भी, हम भी लंबी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेम, तो ठीक है, शॉर्टकट में बताता हूँ। दीक्षा से लिया। दिया, अच्छा, तो दीक्षा ने दिया आपको मेरा नंबर? प्रेम, बहुत हाथ पैर जोड़े उसके, बहुत मिन्नतें की, तब जाकर नंबर मिला है। दिया, अब बताइए, क्या बात करनी है आपको? प्रेम, हाय, तुम्हारी आवाज़ सुनने को कान तरस रहे थे, बस आवाज़ सुनने के लिए कॉल किया था। दिया, अब तो आवाज़ सुन ली ना मेरी, अब रखो फ़ोन। प्रेम, फिर कभी आवाज़ सुनने का मन करे तो फ़ोन कर सकता हूँ क्या? दिया, आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके रख लीजिए, जब सुनने का मन करे रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए। प्रेम, अच्छा आइडिया दिया आपने, थैंक यू। प्रेम, ओके बाय। दिया, बाय। कॉल रखने के बाद दिया मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल पागल है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपक ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। सुबह आरती दीपक के लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाकर दे देती थी। वह ऑफिस चला जाता था तो वह दिन भर बोर हो जाती थी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह आरती किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। दिया का फ़ोन था। वह फ़ोन उठाती है। दिया, हेलो दी, क्या कर रही हो? आरती, नाश्ता बना रही हूँ। दिया, हैप्पी बर्थडे दी। मेरी प्यारी दी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरती, थैंक यू दिया। दिया, जीजा जी ने आपको बर्थडे विश किया या नहीं? आरती, नहीं, उनको नहीं मालूम है इस बारे में। दिया, तुमने बताया नहीं उनको? आरती, नहीं। दिया, ठीक है, मैं उनको कॉल करके बता दूं? आरती, नहीं, मैं खुद बता दूंगी उनको। दिया, ठीक है दी। जीजा जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया ज़रूर बताना। आरती, हाँ। दिया, बाय दी। आरती, बाय। दीपक ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगता है। तब आरती कहती है, जी यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? दीपक, पास में तो नहीं है, 2 किलोमीटर दूर है। आरती, शाम को ऑफिस से आने के बाद मुझे मंदिर ले चलोगे क्या आप? दीपक सोचता है, आज पहली बार आरती ने मुझसे कुछ कहा है, इसलिए वह मना नहीं कर पाया। दीपक, ठीक है, शाम को तैयार रहना। दोपहर में दीक्षा आरती के पास कॉल करती है। दीक्षा, हेलो भाभी। आरती, हेलो, कैसी हो तुम? दीक्षा, मेरी प्यारी भाभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भाभी। आरती, थैंक यू दीक्षा। तभी रमा जी दीक्षा के हाथ से मोबाइल लेकर, कैसी हो बेटा? आरती, प्रणाम मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? रमा जी, जन्मदिन की बधाई बेटा। आरती, धन्यवाद मम्मी। रमा जी, दीपक ने तुझे विश किया? आरती, जी उन्हें मालूम नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कहकर रमा जी फ़ोन रख देती हैं। इधर दोपहर में ऑफिस में दीपक के पास रमा जी का कॉल आता है। रमा जी, हेलो बेटा दीपक। दीपक, प्रणाम माँ। रमा जी, आज क्या दिन है, याद है तुझे? दीपक, आज गुरुवार है माँ। रमा जी, तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। दीपक, क्या हुआ माँ? रमा जी, अरे आज आरती का जन्मदिन है। दीपक, ओह मुझे पता नहीं था माँ। रमा जी, तू बहुत बिजी रहता है क्या बेटा आजकल? दीपक, हाँ आजकल काम थोड़ा ज़्यादा है। रमा जी, ठीक है बेटा, अपना और आरती का ख्याल रखना। दीपक, ठीक है माँ। शाम को दीपक घर पहुँचा तो आरती तैयार हो गई थी। आज वह बहुत दिनों के बाद अच्छे से तैयार हुई थी। वह आज बहुत सुंदर दिख रही थी। दीपक के आने पर उसने उसे चाय बनाकर दिया। उसके बाद दोनों मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। आज दोनों पहली बार साथ में बाहर जा रहे थे। दीपक और आरती मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर दोनों चुप रहे। दीपक कुछ बात करने की सोचता था, फिर कुछ सोचकर चुप हो जाता था। इतने में मंदिर आ गया। दुर्गा मैया का मंदिर था। आरती हो रही थी। घंटे शंख की ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। आरती ने सर पर पल्लू लिया और आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी। दीपक भी उसके बाजू में खड़ा था। ऐसे तो दीपक बहुत कम या ना के बराबर मंदिर जाता था, लेकिन वह आज आरती के कहने पर आया था। आरती खत्म होने के बाद आरती थोड़ी देर वहीं बैठ गई और आंख बंद करके अपनी आंचल फैलाकर माता की स्तुति करने लगी। दीपक उसे ही देख रहा था, फिर वह भी बैठ गया। मंदिर से निकलने के बाद दीपक ने कहा, पास में ही शिवजी का मंदिर है, चलोगी? आरती ने हाँ में सर हिलाया। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकले। तब रात के 8 बज रहे थे। दीपक ने कहा, रात हो रही है, चलो यहीं पास में ही रेस्टोरेंट है, आज वहीं खाना खा लेते हैं।
तुम क्या कहती हो? आरती ने कहा। जी ठीक है। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। दीपक ने पूछा, क्या खाओगी? मेरा मतलब है, क्या ऑर्डर करूं? आरती, आप जो खाएंगे वो ऑर्डर कर दीजिए, मैं भी वही खा लूंगी। दीपक वेटर से दाल चावल पनीर की सब्जी तंदूरी रोटी और मिठाई ले आओ। खाना खाते समय भी आरती चुप ही थी। दीपक उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। दीपक ने पूछा, खाना कैसा है? आरती, अच्छा है। दीपक, और कुछ लोगी? आरती, नहीं। खाना खाने के बाद दोनों घर वापस आ गए। पहले हर समय खुश रहने वाली आरती एकदम शांत हो गई थी। उसके दिमाग में सोच विचार चलता ही रहता है। घर पहुंचने के बाद दीपक ने आरती को एक पैकेट देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। आरती, क्या है इसमें? दीपक, खोलकर देख लो। आरती पैकेट खोलने लगती है। उसमें एक साड़ी थी। तब आरती कहती है, इसकी क्या जरूरत थी? दीपक, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, रख लो, कहकर मुस्कुरा देता है। आरती आश्चर्य से, किसने बताया आपको? दीपक, माँ ने। अंदर जाकर आरती खुश होकर साड़ी को खोलती है। उसमें एक कागज की पर्ची थी जिसमें लिखा था, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आरती बहुत खुश होकर दीपक के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जन्मदिन यादगार बनाने के लिए। फिर कुछ सोचकर दीपक का हाथ छोड़ देती है और अंदर जाकर अपने आंसू पोंछने लगती है, जिसे दीपक देख लेता है। दूसरे दिन ऑफिस में दीपक और रंजन लंच टाइम में साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। रंजन, दीपक, तेरी तो किस्मत ही खुल गई यार, भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अब तुझे बाहर का खाना नहीं खाना पड़ता। भाभी को कहना मेरे लिए भी एक टिफिन अलग से भिजवा दिया करेंगी। दीपक, जाते हुए तू ही कह देना उसे, मैं नहीं कहूँगा। रंजन, क्यों, तू डरता है क्या भाभी से? दीपक, डरता नहीं हूँ, बस ऐसे ही। रंजन, अच्छा, भाभी ने तेरी बोलती बंद कर दी है? इतना सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। शाम को घर वापस आते समय रंजन दीपक के घर जाता है और आरती से कहता है, भाभी जी नमस्ते। आरती, नमस्ते भैया। रंजन, भाभी कल संडे है, कल माँ और दीदी दोनों ने आप दोनों को घर में खाने के लिए बुलाया है। दीपक, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अभी कह रहा है। रंजन, मैं ये बात दोनों के सामने कहना चाहता था। दीपक आरती की तरफ देखकर, हाँ ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। दूसरे दिन शाम को दीपक और आरती दोनों रंजन के घर पहुंचते हैं। आरती जाते ही रंजन की माँ और दीदी के पैर छू लेती है। रंजन की माँ, खुश रहो बेटी। रजनी, रंजन की बड़ी बहन, हमेशा खुश रहो, बताओ कैसी हो? आरती, ठीक हूँ दीदी। फिर रजनी आरती को अंदर रूम में ले जाती है। रंजन और दीपक बाहर बैठक में बैठकर बातें कर रहे थे। रजनी, और घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे माँ पिताजी भाई बहन? आरती, सब ठीक हैं दीदी। रजनी और आरती दोनों खाना बनाते हुए आपस में बातें कर रही थीं और एक दूसरे का परिचय ले रही थीं। सभी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तब तक रजनी चाय बनाकर लाती है। बातों बातों में रंजन की माँ कहती हैं, बेटा आरती, मेरी बेटी रजनी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना। रजनी की उम्र लगभग 29 साल हो गई है। मेरी बेटी का रंग थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरी बेटी हीरा है, हीरा। इस बात को सुनकर दीपक आरती की ओर देखता है। दोनों की नज़रें टकराती हैं। तब रजनी अपनी माँ से कहती है, छोड़ो ना माँ इन सब बातों को, अब आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, जब शादी होनी होगी हो जाएगी मेरी। अब आप रंजन के लिए लड़की देखना शुरू करो। रजनी की माँ, लेकिन बेटा, रंजन कहता है, जब तक दीदी की शादी ना हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा। तब आरती कहती है, ऐसा नहीं है माँ जी, सबकी जोड़ियाँ ऊपर आसमान में बनती हैं और जिसको जिससे मिलाना होता है विधाता मिला ही देता है, आप चिंता मत कीजिए, रजनी दीदी के लिए भी अच्छा रिश्ता आएगा। रजनी की माँ, भगवान करे तेरी बात सच हो जाए बेटी। रजनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। आरती भी उसकी मदद करती है। इधर रंजन और दीपक आपस में बात कर रहे थे। तब तक खाना भी तैयार हो गया था। दीपक, रंजन और उसकी माँ तीनों खाना खाने बैठे थे। रजनी परोस रही थी। इसके बाद रजनी और आरती खाने के लिए बैठे। खाना खाकर दीपक और आरती घर वापस आ जाते हैं। समय बीतने लगा। दीपक और आरती की शादी को 2 महीने हो गए थे। आरती की वही दिनचर्या थी। वह दीपक के हर जरूरत का ख्याल रख रही थी।
उसकी पसंद और नापसंद को अपनाने लगी थी। एक दिन दीपक के ऑफिस से घर आने पर आरती कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीपक, कहो क्या बात है। आरती, वो मैं कह रही थी कि आप दिन भर ऑफिस में रहते हो और मैं दिन भर अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। दीपक, हाँ वो तो है। आरती, इसलिए मैं सोच रही थी कि दोपहर में बच्चों की ट्यूशन क्लास ले लूं क्या। दीपक, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आरती मुस्कुराकर, जी ठीक है। फिर दीपक कहता है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बेहिचक मुझसे कह सकती हो। आरती मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिलाती है। दोपहर में आरती अपने काम खत्म करने के बाद अपने पास पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगी। इससे आरती का समय भी कटने लगा और उसे थोड़ी बहुत आमदनी भी हो रही थी। दिया का घर। दिया के पास प्रेम का कॉल आता है। दिया कॉल उठा लेती है। दिया, हेलो। प्रेम, हाय, कैसी हो। दिया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। प्रेम, मैं भी बस ठीक ही हूँ। दिया, मतलब। प्रेम, मतलब यही कि बस आपको ही याद करता रहता हूँ। दिया, क्यों। प्रेम, नहीं मालूम, बस आपकी याद चुपके से आ जाती है। दिया, अच्छा, और क्या क्या करते हो। प्रेम, जब आपकी याद आती है तो आपकी तस्वीर देख लेता हूँ। दिया, तस्वीर। मेरी तस्वीर किसने दी आपको। प्रेम, किसी ने नहीं दी, मैंने शादी वाले दिन अपने मोबाइल से आपकी तस्वीर ले ली थी। दिया, अच्छा, मुझसे पूछे बिना मेरी तस्वीर ले ली थी। प्रेम, हाँ, मैंने दूल्हा दुल्हन बने भैया भाभी की भी तस्वीर तो उनसे पूछे बिना ली थी। ऐसा सुनकर दिया मुस्कुराने लगती है। फिर प्रेम भी हंसने लगता है। फिर प्रेम बाय कहकर फोन रख देता है। इधर ऑफिस में दीपक के पास घर से उसके पिताजी का फोन आता है। दीपक के पिताजी, दीपक बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। 2-3 दिन से तबीयत खराब है, बहू को देखना चाहती हैं। दीपक, तबीयत कितनी खराब है पिताजी, कल ही हम लोग गाँव आते हैं। दीपक के पिता, किशोर जी, घबराने की बात नहीं है बेटा, बस वो बहू को याद कर रही है। दीपक, ठीक है पिताजी। शाम को घर आकर दीपक आरती से कहता है, अपना सामान पैक कर लो, कल दोपहर में गांव जाना है। आरती, क्या हुआ, सब घर में ठीक तो है ना। दीपक, हाँ ठीक है, बस माँ ने बुलाया है। आरती, जी ठीक है, कहकर सामान पैक करने लगती है। माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर दीपक और आरती गांव जाने की तैयारी करते हैं। दोनों दोपहर की बस में बैठकर शाम 6 बजे अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर पिताजी सामने ही मिल गए। आरती अपने ससुर के पैर छू लेती है, फिर अपनी सास के कमरे की तरफ चली जाती है। अंदर जाने पर देखती है उसकी सासू माँ सोई हुई थी। आरती की आहट से उनकी नींद खुल जाती है। सामने आरती को देखकर खुश हो जाती हैं और बिस्तर से उठने लगती हैं। आरती अपनी सास के उठने में मदद करती है और कहती है, इतने दिन से तबीयत खराब है और आपने बताया नहीं। आरती की सास, रमा जी, बुखार था बेटा, उतर गया है, लेकिन बहुत कमजोरी हो गई है। आरती, हाँ मम्मी, आजकल बुखार में बहुत कमजोरी आ जा रही है। तब तक दीपक भी माँ के पास आ गया था और कहता है, तबीयत खराब होने की खबर पहले नहीं दी आप लोगों ने। रमा जी, अब ठीक हूँ बेटा, चिंता मत करो, बस थोड़ी कमजोरी है। आरती, आप आराम कीजिए, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आरती किचन की तरफ जाने लगती है। तभी दीक्षा बाहर से आती है और खुश होते हुए कहती है, भैया भाभी, आप लोग कब आए। अच्छा सरप्राइज़ दिया आप लोगों ने मुझे, आने की खबर नहीं दी। आरती, अभी तो आए हैं। फिर आरती जाकर सबके लिए चाय बनाकर ले आती है और रात के खाने में क्या बनना है सबसे पूछकर खाना बनाने लगती है। दीक्षा भी साथ में मदद करती है। दीक्षा आरती से कहती है, भाभी अभी आप रुकोगी ना यहाँ। आरती, हाँ। दीक्षा खुश होकर आरती के गले लग जाती है। थोड़ी देर में आरती अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाकर ले आती है और अपने हाथों से रमा जी को खिलाने लगती है। रमा जी के मना करने पर उसे मनोहार करके प्यार से खिलाने लगती है। दीपक दूर बैठा ये सब देख रहा था। फिर दीपक आता है, वह खिलाने लगता है और आरती खाना बनाने चली जाती है। रात में सबको खाना खिलाने के बाद जब आरती रूम में सोने के लिए आती है, तब दीपक आरती का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है। तब आरती दीपक के छुअन से सिहर उठती है और आंख बंद कर लेती है। तब दीपक उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। आरती बहुत प्यारी लग रही थी। दीपक ने आरती को कभी इतने करीब से देखा नहीं था। वह आरती को अपलक देखता रहता है। तभी आरती अपनी आंखें खोलती है।
तब दीपक थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, मेरी माँ का ध्यान इतने अच्छे से रख रही हो तुम, मुझे अच्छा लगा। आरती, ये तो मेरा फर्ज है। आपकी माँ मेरी माँ है। आपकी माँ की जगह मेरी माँ होती तो भी मैं करती ही ना। दीपक मुस्कुरा देता है। आरती अपनी सास की सेवा दिलो जान से कर रही थी। उन्हें उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। दीपक 2 दिन की छुट्टी में घर आया था। वह वापस जाना चाह रहा था। वह आरती से कहता है, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मुझे जाना पड़ेगा। आरती, आप चले जाइए, अभी मैं कुछ दिन रुकूंगी मम्मी के पास। दीपावली आ रही है, आप दीपावली के लिए आओगे, उसके बाद चलूंगी वापस मैं आपके साथ। दीपक, ठीक है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। दूसरे दिन सुबह दीपक वापस चला जाता है। ऑफिस में रंजन उससे मिलता है। वह बहुत खुश लग रहा था। दीपक, क्या बात है यार, बहुत खुश लग रहे हो। रंजन, खुश होने की बात ही है यार, ऑफिस में एक नई एम्प्लॉई आई है। दीपक, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। रंजन, मुझे क्यों बधाई दे रहा यार। दीपक, पहली बार किसी एम्प्लॉई के आने पर तू खुश हुआ है, इसलिए बधाई दे रहा हूँ। रंजन, वो देखकर खुश होने लायक ही है, मुझे अच्छी लगी। दीपक, ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने बात की उससे, क्या नाम है उसका। रंजन, उसका नाम रिया है। कल वो आई तो उससे काम समझाने के लिए बड़े साहब ने मुझे ही बुलाया था, तू नहीं था तो मेरा नंबर लग गया। दीपक हंसकर, ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो तू इतना खुश कैसे हो पाता। फिर लंच टाइम में रंजन और दीपक दोनों लंच करने लगते हैं। सुबह आरती ने दीपक के लिए दोपहर का खाना रख दिया था। खाना खाते हुए रंजन दीपक उस नई एम्प्लॉई को दूर से दिखाता है। वो किसी और के साथ बैठकर लंच कर रही थी। दिन को ऑफिस में काम करने के बाद शाम को घर आकर चाय बनाता है और सोचता है, अब से मैं खाना घर में ही बना लिया करूँगा। कुछ दिन की ही तो बात है और खाना बनाने की तैयारी करता है। शाम को दीपक ऑफिस से घर वापस आ जाता है। आज घर में दीपक को अजीब सा सूनापन लग रहा था। उसे आरती की याद आ रही थी। कुछ देर आराम करके वह किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाकर ले आता है और खुद अपने लिए घर में खाना बनाने की सोचता है। खाना बनाते समय उसे सामान मिल नहीं रहा था। कौन सा सामान किचन में कहाँ पर रखा हुआ है उसे मालूम नहीं था। वह पूरे डब्बे खोलकर देखता है, उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रही थी। वह आरती को कॉल लगाता है, फिर कुछ सोचकर कॉल कट कर देता है। इधर आरती दीपक का मिस कॉल देखकर दीपक को कॉल करती है। आरती, हेलो, मैं आपका कॉल उठा नहीं पाई, सॉरी। दीपक, मैं बात करने को लगाया था और तुरंत ही कट कर दिया। फिर पूछता है, मम्मी की तबीयत कैसी है अभी। आरती, आज मम्मी की तबीयत पहले से अच्छी है। आज उन्होंने दोपहर में अच्छे से खाना खाया। दीपक, धन्यवाद आरती, मेरी माँ की सेवा बहुत अच्छे से कर रही हो तुम। आरती, आपकी माँ मेरी भी माँ है। दीपक, किचन में मसाले मुझे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रखे हैं तुमने। आरती, वहीं किचन में सामने जो सेल्फ है वहीं पर रखे हुए हैं। दीपक, ठीक है, देखता हूँ। फिर दीपक कॉल कट कर देता है और सामान ढूंढकर खाना बनाने लगता है और खाते समय उसे पता चलता है कि सब्जी में तो उसने नमक डाली ही नहीं। फिर वह ऊपर से नमक डालकर खाना खा लेता है। आज बहुत दिनों के बाद दीपक घर में अकेला था। उसे आरती की बहुत याद आ रही थी। इधर आरती भी दीपक को मिस कर रही थी। फिर सोचती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तो अलग अलग ही रहना है, इसलिए ज़्यादा मोह ममता बढ़ाकर नहीं रखना है, बाद में बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ सब साथ थे तो आरती को अच्छा लग रहा था। दीक्षा तो अपनी भाभी को छोड़ ही नहीं रही थी। रात में दीक्षा आरती के साथ ही सो गई थी। सुबह जल्दी उठकर दीपक अपने लिए चाय बनाता है और नहा धोकर खाना बना लेता है और खाना खाकर ही ऑफिस चला गया। आज वो लंच लेकर नहीं गया था। ऑफिस में रिया दीपक के केबिन में आती है और कहती है, रिया, गुड मॉर्निंग सर। दीपक, गुड मॉर्निंग। रिया, सर ये फाइल आप एक बार चेक कर लीजिए, बड़े सर ने आपसे चेक करवाने को कहा है, कुछ कमी हो तो बता दीजिए, मैं पूरा कर दूंगी। दीपक फाइल देखते हुए, ठीक है, मैं इसे सर के केबिन में भिजवा दूंगा। रिया, तो सर मैं जाऊं। दीपक, ठीक है। रिया दीपक के केबिन से निकल रही थी। उधर से रंजन आ रहा था। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। रंजन, ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। रिया, सॉरी, गलती मेरी भी है, मैंने भी आपको नहीं देखा। इतना कहकर दोनों मुस्कुरा देते हैं।
फिर रंजन कहता है, दोपहर में मेरे साथ में लंच कर सकती हो क्या? रिया, जी ठीक है। रिया चली जाती है। रंजन दीपक के पास आता है और कहता है, रंजन वो यहाँ किस लिए आई थी? दीपक, ये फाइल देने आई थी। रंजन, तुझे कैसी लगी बता वो? दीपक, कौन वो? रंजन, अरे वही जो अभी आई थी। दीपक, तुझे तो अच्छी लगी ना? रंजन, हाँ, आज दोपहर में लंच के समय उसे भी बुला लिया है मैंने। दीपक, मैं आज खाकर आया हूँ, लंच लेकर नहीं आया हूँ, तुम दोनों खा लेना। रंजन, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे बिना मैंने कभी लंच किया है क्या? दीदी ने तेरे लिए भी रख दिया है। जब उसे पता चला कि भाभी नहीं आई हैं, वहीं रुक गई हैं। दीपक, ठीक है। फिर रंजन चला जाता है और दीपक अपने काम में लग जाता है। लंच टाइम में रंजन और दीपक लंच में रिया का इंतजार कर रहे थे। तभी रिया उन दोनों के पास आती है। तीनों लंच करने लगते हैं। बालवा में दीपक रिया की फैमिली के बारे में पूछ लेता है। ऑफिस में दीपक, रंजन और रिया दोपहर में साथ में लंच कर रहे थे। रंजन रिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा था। रंजन का इशारा पाकर दीपक रिया से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। दीपक, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है रिया जी? रिया, बीकॉम कंप्लीट हो गया है सर, साथ ही मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है कुछ रुक कर। रिया, भैया आगे और पढ़ाना चाहते थे लेकिन मेरी जॉब लग गई। रंजन, लेकिन जॉब करते हुए भी तो आगे पढ़ाई जारी रखा जा सकता है। रिया, हाँ, आगे भी जारी रखूंगी। दीपक, आपके घर में कौन कौन है? रिया, जी अब बस भैया और मैं। 5 साल पहले माँ नहीं रही, तब से भैया और मैं ही रहते हैं घर में। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब पिताजी चल बसे, तब माँ हम दोनों भाई बहनों को लेकर नाना नानी के घर आ गईं। यहाँ पर हम दोनों भाई बहन की पढ़ाई लिखाई हुई। भैया जब थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे, तभी उन्हें जॉब मिल गई। फिर नाना नानी के गुजर जाने के बाद माँ मामा के घर के एक छोटे से घर में अलग रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मामा की शादी हो गई थी और आपसी रिश्ता खराब ना हो करके उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया। तब से भैया ही घर संभालते आए हैं। फिर माँ भी हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। तब से हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। दीपक, ओह, तब तक लंच टाइम ओवर हो गया था। तीनों ने अपना लंच फिनिश कर लिया था। तीनों अपने अपने केबिन में वापस चले गए। इधर घर में रमा जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। वह आरती से बहुत खुश रहती थी। आरती ने भी अपनी सेवा और व्यवहार से सास ससुर का दिल जीत लिया था। 3 दिन बाद दीपावली का त्योहार था। आरती और रमा घर की साफ सफाई में जुटी थीं। आरती अपने रूम की सफाई कर रही थी, तब उसे दीपक की कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उसके बचपन की स्कूल टाइम की थीं, जिसमें दीपक की अकेले और दोस्तों के साथ कुछ फोटोग्राफ्स थे। उस फोटोग्राफ्स में दीपक बहुत प्यारा लग रहा था। उस फोटो को लेकर आरती बहुत देर तक देखती रहती है और फोटो को लेकर चूमी रही थी। तभी दीक्षा कमरे में आ जाती है और दीक्षा आरती को ऐसा करते हुए देख लेती है और कहती है, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में भाभी। आरती शर्मा कर, अरे आओ ना दीक्षा, मेरी थोड़ी मदद करो। दीक्षा, जी भाभी। फिर दोनों रूम की साफ सफाई करने लगती हैं। फोटो जो सब अस्त व्यस्त इधर उधर रखे हुए थे, उसे इकट्ठा करके आरती सभी को एक एल्बम में जमा कर रख देती है। उसमें से एक फोटो को दिखाकर दीक्षा कहती है, देखो भाभी, ये भैया की कॉलेज टाइम की फोटो है। इसमें भैया कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आरती फोटो देखकर, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन इसमें तुम्हारे भैया की मूंछ नहीं है। मूंछ में तुम्हारे भैया बहुत स्मार्ट दिखते हैं। दीक्षा, वो तो है, लेकिन मेरे भैया जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। उनका दिल बहुत अच्छा है। वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। फिर पूछती है, भाभी आप लोग तो शहर में रहते हो, भैया आपको कौन कौन सी मूवी दिखाने ले गए? आरती, नहीं गए, अभी तक हम लोगों ने एक मूवी नहीं देखी है। तब तक रमा भी ऊपर आ जाती है। रमा जी, क्या कहा? दीपक और तुम कभी घूमने फिरने मूवी देखने नहीं गए हो? आरती, जी मम्मी, वो इनको ऑफिस से आने में देर हो जाती है,
थके हुए रहते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं। रमा जी, और छुट्टी वाले दिन? उस दिन तो दीपक घर में ही रहता होगा, उस दिन भी तो जा सकते हो। आरती चुपचाप रहती है, फिर कहती है उस दिन भी वो बिजी ही रहते हैं, ऑफिस का काम रहता है शायद। रमा जी, आने दो दीपक को, पूछती हूँ उसको। मेरी इतनी अच्छी बहू को सिर्फ खाना बनवाने के लिए लेकर गया है वहाँ पर। शाम को दीपक ऑफिस से घर आता है। आरती नहीं थी तो उसे घर काटने को दौड़ रहा था। वह आरती को बहुत मिस कर रहा था। पहले दीपक टिफिन सेंटर से खाना ले आता था, फिर आरती ने बनाकर देना शुरू किया। अब खाना बनाकर खाने में उसे बोरियत महसूस हो रही थी। आज उसने झटपट से पुलाव बनाने की सोची ताकि सब्जी ना बनाना पड़े। दीपक रात में खाना बनाते समय आरती को कॉल करता है और पुलाव बनाने की रेसिपी पूछ रहा था। आरती उसको बता रही थी और दूर खड़े रमा जी और किशोर जी मुस्कुराकर सुन रहे थे। दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाते समय रंजन को रिया बस स्टॉप में खड़ी मिलती है, जो कि ऑफिस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। रंजन उसके पास पहुंचकर अपनी बाइक रोक देता है और साथ चलने को कहता है। रंजन, रिया जी आप यहाँ? रिया जी, वो भैया की बाइक खराब हो गई थी तो वो मुझे ऑफिस छोड़ने नहीं आ पाए, इसलिए मैं आज बस का इंतजार कर रही हूँ। रंजन, ओके, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कह सकता हूँ? रिया मुस्कुराकर जी ठीक है। फिर रिया रंजन के पीछे बाइक में बैठ जाती है। आज रंजन बाइक चलाते हुए बहुत खुश था। उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। खुशी के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर भी उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, आप चाहें तो रोज मैं आपको ऑफिस के लिए पिक कर सकता हूँ। रिया जी शुक्रिया, लेकिन भैया का ऑफिस भी इसी रूट में है, इसलिए वो रोज मुझे छोड़ देते हैं। रंजन, जैसी आपकी मर्जी। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए जा रहे थे। पीछे से दीपक भी आ रहा था। दीपक ने उन दोनों को साथ जाते हुए देख लिया था, लेकिन कुछ दूरी बनाकर रखी थी उसने। ऑफिस पहुंचकर रिया अपने केबिन की तरफ बढ़ गई और रंजन भी जा ही रहा था कि पीछे से दीपक ने उसके कंधे पर हाथ मारा। दीपक, वाह बच्चू, आज अपनी मैडम के साथ अकेले अकेले ही निकल लिए, अपने इस दोस्त का इंतजार भी नहीं किया। रंजन, यार वो बस स्टॉप पे खड़ी बस का वेट कर रही थी तो अपने साथ चलने को कह दिया। दीपक, मैं तो मजाक कर रहा था यार, और बता कुछ बात हुई तेरी उससे? रंजन, नहीं हुई यार, साथ में थी तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। दीपक, होता है कहकर मुस्कुराने लगता है। दोपहर में लंच टाइम में रिया नहीं आई थी। दीपक और रंजन साथ में लंच करने बैठे थे। दीपक, आज तूने उसे बुलाया नहीं? रंजन, कहा तो था आने के लिए। तभी दूर से रिया आती हुई दिखाई देती है। रिया पहुंचकर कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई, वो भैया का कॉल आ गया था। दीपक खाते हुए, आपके भैया की एज शादी की हो गई है, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की है। रिया जी, वो कहते हैं पहले अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करेंगे, फिर वो अपनी करेंगे। दीपक, क्यों? रिया, उनका मानना है कि यदि उनकी शादी पहले हो गई तो वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपने लिए लड़की भी देख कर नहीं रखी है। रंजन, आपके भैया ने आपके लिए लड़का ढूंढ लिया है क्या? रिया, नहीं ढूंढा, देख रहे हैं, उन्हें जल्दी से कोई पसंद नहीं आता। तभी रंजन के पास किसी का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करने उठकर थोड़ी दूर चला जाता है। तब दीपक कहता है, रंजन की भी एक बड़ी बहन है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। रंजन भी आपके भाई की तरह ही सोचता है, कहता है दीदी की जब तक शादी नहीं होगी मैं भी नहीं करूँगा। रिया, अच्छा। दीपक, लेकिन अब वह किसी लड़की को पसंद करने लगा है, लेकिन उसे कह भी नहीं पा रहा है। उसने पहली बार किसी को पसंद किया है, उसे ये भी डर है कहीं उसने उसे खो दिया तो। रिया, यदि उन्हें वो लड़की पसंद है तो उसके सामने रंजन सर को अपनी बात रखनी चाहिए। दीपक, आपने अच्छा सुझाव दिया, मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। तब तक रंजन वापस आ जाता है। दीपक, किसका कॉल था? रंजन, मैरिज ब्यूरो से कॉल आया था, मैंने दीदी का बायोडाटा भेजा था, वो लोग कुछ लड़के सेलेक्ट करके उनका बायोडाटा और फोटो भेजना चाहते हैं। दीपक, ये तो बहुत अच्छी बात है। रंजन, अच्छी बात तो है, पर मैरिज ब्यूरो वाले
बायोडाटा भेजने से पहले 8,000 रुपये डीडी बनाकर भेजने को कह रहे हैं। दीपक, ये तो गलत बात है ना, एंट्री के समय तो वो लोग पैसे तो लेते ही है ना। रंजन, हाँ यार। रिया, ऐसे पैसे नहीं भेजना है। मेरी एक फ्रेंड की सिस के लिए भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने पैसे भेजे, उधर से उन्होंने ऐसे लड़कों की बायोडाटा भेजी जिनकी शादी हो चुकी है, बीवी बच्चे हैं और वो अपने परिवार में खुश हैं। रंजन, ऐसा क्या? तब तक लंच टाइम ओवर हो गया था, तीनों उठकर जाने लगे। तब दीपक रंजन से कहता है, मैं कल दिवाली के लिए घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। रंजन दीपक के गले लगकर, शुभ दीपावली मेरे भाई। दीपक, शुभ दीपावली। दूसरे दिन दीपक दोपहर में ऑफिस से हाफ डे लेकर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। उसने अपने गांव आने की खबर घर में नहीं दी थी। वह एक दिन बाद घर जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही उसका मूड बदल गया। एक दिन पहले ही गांव जाने के लिए निकल पड़ा। शाम को अचानक घर पहुंचने पर देखता है कि आरती और दीक्षा मिलकर आंगन में बड़ी सी सुंदर सी रंगोली बना रहे थे। वह दबे पांव आंगन में पहुंच जाता है। तभी अचानक आरती की नज़र दीपक पर पड़ती है और वह खड़ी हो जाती है। तभी दीक्षा भी उस तरफ देखती है और कहने लगती है, माँ भैया आ गए। तभी माँ भी आंगन में आ जाती है। तब दीपक अपनी माँ के पास जाकर उसके पैर छूकर उनका हाल चाल पूछता है। दीपक, अब कैसी तबीयत है माँ? माँ, रमा जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आरती ने मेरी इतनी सेवा की कि मैं पहले से भी अच्छी हो गई हूँ। मुझे जो खाने का मन करता था वो मुझे आरती बनाकर खिलाती थी। मेरे हाथ पैरों और तलवों की मालिश भी कर देती थी और अभी भी करती है। फिर कहती है, भगवान ऐसी बहू सभी को दे। माँ से बात करते समय दीपक की नज़र आरती पर ही थी। आरती रंगोली बनाना छोड़कर दीपक के लिए चाय बनाकर ले आती है। तब तक दीपक हाथ मुंह धोकर अंदर आ गया था। चाय पीते हुए सभी बातें कर रहे थे। दीपक के पिताजी किशोर जी कहते हैं, बेटा तुम तो कल आने वाले थे ना। तभी दीपक की माँ बात काटते हुए कहती है, तुम भी कैसा सवाल कर रहे हो? देखते नहीं दीपक आरती को कैसे एकटक देख रहा है। अकेले घर में अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए आ गया होगा। किशोर जी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। फिर दोनों रमा जी और किशोर जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रात में खाना खाने के बाद दीपक अपने रूम में सोने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर देखता है उसके रूम का इंटीरियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसके पलंग को दूसरी दीवार की तरफ रखा गया था, जिससे कमरे में कुछ ज़्यादा जगह बची थी। कमरे के पलंग के किनारे दीवार पर दीपक की एक अच्छी सी फोटो को बड़ा करके लगाया गया था। सभी सामान जो अस्त व्यस्त बिखरे हुए रहते थे वो सब करीने से रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद आरती रूम में आती है। तब दीपक पूछता है, ये सब तुमने किया? आरती, हाँ। फिर पूछती है, पसंद नहीं आई आपको? दीपक, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लग रहा है, रूम को नया लुक मिल गया है। आरती मुस्कुरा देती है। फिर दीपक आरती के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, धन्यवाद आरती। आरती अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, किस लिए धन्यवाद दे रहे हो आप? दीपक, मेरी माँ को खुश रखने के लिए, मेरी माँ की सेवा करने के लिए। आरती, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है ये फर्ज किसी दिन मेरी कमजोरी ना बन जाए। दीपक, मैं समझा नहीं। आरती, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वापस जाना होगा, उस समय कहीं ये फर्ज मेरा रास्ता ना रोक ले। दीपक के पास आरती की इस बात का कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस में दोपहर में रंजन और रिया लंच समय में एक साथ लंच कर रहे थे। रिया भी रंजन की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट हो रही थी। दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहे। दूसरे दिन दिवाली की खरीदारी करने रंजन और उसकी बहन रजनी मार्केट में गए। मार्केट में बहुत भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तभी रंजन को रिया दिखाई पड़ती है, जो कि सामान की खरीदारी कर रही थी। रंजन देखकर रिया के पास जाता है, साथ में रिया के भैया भी थे। रिया रंजन को अपने भैया से मिलवाती है और कहती है, हम दोनों एक ही ऑफिस में हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हाथ मिलाते हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी रजनी रंजन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। फिर रंजन रजनी को उन लोगों से मिलवाता है। रंजन, ये मेरी दीदी रजनी है।
रिया नमस्ते दीदी। रजनी नमस्ते। रिया ये मेरे भैया हैं। रजनी अचानक जब रिया के भैया को देखती है तो अचानक से उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। विवेक को इतने सालों के बाद अचानक देखकर रजनी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। रिया रंजन और रजनी को अपने भैया विवेक से मिलवाती है और रंजन विवेक से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो सर, मैं और रिया एक ही ऑफिस में हैं और ये मेरी बड़ी बहन रजनी है। रजनी हाथ जोड़कर नमस्ते विवेक। नमस्ते रिया। नमस्ते दीदी। विवेक की नज़रें रजनी पर ही जमी थीं। वह उसे आज जी भर के देख लेना चाह रहा था। आज उसकी नज़रें किसी प्रकार के बंधन में नहीं थीं। इतने सालों के लंबे अंतराल के बाद दोनों अचानक इस तरह एक दूसरे से मिलेंगे, ये दोनों ने सोचा भी नहीं था। तभी रिया अपने भैया से कहती है, चलिए भैया, आपको कपड़े खरीदने हैं ना, सामने वाली शॉप में चलिए। रिया की आवाज़ सुनकर विवेक की तंद्रा टूटती है और वह कहता है, हाँ हाँ ठीक है चलो। रंजन, हम लोग भी अक्सर इसी शॉप से कपड़े खरीदते हैं। रिया, तो आइए आप लोग भी हमारे साथ। विवेक, आइए। चारों उस कपड़े की दुकान में जाकर कपड़े देखने लगते हैं। रिया अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही थी। रंजन वहीं खड़ा उसकी मदद कर रहा था और विवेक रजनी को देख रहा था। एक बार रजनी और विवेक की नज़र मिलती है तो रजनी अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती है। रंजन, दीदी आप भी अपने लिए कपड़े देख लो ना। रजनी, नहीं रंजन, मुझे अभी नहीं खरीदने कपड़े। तभी रिया एक शर्ट पसंद करके अपने भैया विवेक को दिखाती है जो बैगनी कलर की थी। तभी रजनी अचानक बोल पड़ती है, रिया तुम्हारे भैया को वो ब्लू कलर वाली शर्ट पसंद आएगी। ये सुनकर रिया, रंजन और विवेक तीनों रजनी की ओर देखने लगते हैं। रिया, दीदी आपको मेरे भैया की पसंद कैसे मालूम है? तब रजनी कहती है, मेरा मतलब है कि जेंट्स लोग डार्क कलर ही पसंद करते हैं। रिया, अच्छा। फिर रंजन अपने लिए कपड़े खरीदता है। रिया अपने और अपने भैया के लिए खरीदती है और रजनी को भी ज़बरदस्ती एक ड्रेस खरीदने को कहती है तो रजनी मना कर देती है। फिर कपड़े की शॉप से निकलकर वे लोग दिवाली की खरीदारी करके घर वापस हो जाते हैं। इधर दीपक के घर में दोपहर में रमा जी दीपक और आरती को दीपावली के लिए पूजा सामान, मिठाई इत्यादि के लिए बाजार भेजती हैं और सभी के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे देती हैं। दीक्षा भी साथ में जाती है। बाजार में आरती मिट्टी के दिए, सजावट के सामान खरीदती है। फिर तीनों कपड़े की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर आरती अपने लिए साड़ी देख रही थी। तब दीपक एक साड़ी को पसंद करते हुए कहता है, ये ग्रे कलर की साड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी। आरती, ठीक है। फिर उस साड़ी को पैक करवाती है। फिर दीपक अपने लिए शर्ट और पैंट खरीदता है। दीक्षा भी अपने लिए 1 पीस गाउन खरीदती है और दीपक और आरती मिलकर रमा और किशोर जी के लिए कपड़े खरीदते हैं। शाम तक पूरे बाजार में घूम घूम कर तीनों खरीदारी करते हैं। तभी आरती के मोबाइल में दिया का कॉल आता है। आरती, हेलो। दिया, हेलो दीदी। आरती, हाँ बोल। दिया, दीदी आप अपने घर ससुराल आ गए हो क्या? आरती, हाँ 1 हफ्ते से यहीं हूँ। दिया, अच्छा आपने बताया नहीं। आरती, हाँ वो मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं यहाँ आकर रुक गई थी। दिया, मम्मी आपको याद कर रही थी इसलिए फ़ोन लगाया है। आरती, मम्मी से बात करवाना। दिया, दीदी अभी मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचकर बात करवाती हूँ। आरती, ठीक है। फिर आरती फ़ोन कट कर देती है और बचे हुए सामान खरीदने लगते हैं। आज दीपक को आरती के साथ खरीदारी करते हुए अच्छा लग रहा था। दीक्षा भी बहुत खुश थी। आरती की अपने ससुराल में ये पहली दिवाली थी, इसलिए रमा और किशोर जी ने दीपावली के लिए बहुत तैयारियां की थीं। घर के आंगन में बिजली के झालर लगवाए थे, बहुत सारी मिठाइयों के लिए ऑर्डर दिया था। इधर रजनी के घर में आज रजनी की आंखों में नींद नहीं थी। वह आज सुबह की अपनी और विवेक की हुई अचानक मुलाकात को बार बार याद कर रही थी। रजनी और विवेक की ये मुलाकात पहली मुलाकात नहीं थी। सालों पहले ये एक दूसरे से कई बार मिल चुके थे, लेकिन बरसों बाद आज अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, रजनी ने सोचा भी नहीं था। इधर विवेक भी रजनी के साथ हुई अपनी सुबह की मुलाकात को याद कर रहा था।
साथ ही पुरानी बातें भी उसे याद आ रही थीं। घर पहुंचने के बाद रजनी किचन में खाना बनाने चली गई और रंजन लाए हुए सामान को निकालकर अपनी माँ को दिखा रहा था। रंजन ने अपनी माँ के लिए भी साड़ी खरीदी थी। रजनी खाना बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आज इतने दिनों के बाद किस्मत ने फिर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था। रजनी को पुराने दिन याद आने लगते हैं। बात 10 साल पुरानी है, जब रजनी ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया था। रजनी ने कॉलेज ज्वाइन किया था। उसी के क्लास में विवेक भी था। विवेक ऊंचे कद का, थोड़ा सांवले रंग का था। वह हमेशा फुल पैंट और लंबी आस्तीन का शर्ट पहनता था। उसके बाल काले और थोड़े कर्ली थे और वह काले फ्रेम का पावर चश्मा पहनता था। इस गेटअप पे वह बिल्कुल पढ़ाकू नजर आता था। कुछ समय बीतने के बाद सभी को समझ में आ गया कि वह पढ़ाकू ही है। रजनी भी सिंपल सीधी सादी लड़की थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। रंजन भी बहुत छोटा था। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपने घर चलाने के लिए बच्चों की ट्यूशन भी लेती थी। रजनी के घर में रजनी, रंजन और उसकी माँ तीनों ही रहते थे। रजनी कॉलेज में बाकी लड़कियों की तरह नहीं रहती थी। बिल्कुल अपने आप से, अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी। उसकी ज़्यादा फ्रेंड नहीं थी कॉलेज में। वह खाली समय में अपनी किताब और कॉपी में ही खोई रहती थी। हमेशा पढ़ती रहती थी। विवेक भी रजनी के जैसा ही था। अपने काम से मतलब रखना, समय पर कॉलेज जाना, समय पर वापस आना, खाली समय में पढ़ाई करना। क्योंकि विवेक के घर की परिस्थिति भी ऐसी ही थी। पिताजी नहीं थे। रिया बहुत छोटी थी, लगभग 15 साल की रही होगी। माँ, विवेक और रिया अपने नाना नानी के घर में रहते थे। विवेक के पिताजी नहीं थे। जब विवेक छोटा था तभी वो चल बसे। विवेक और रजनी एक ही क्लास में थे। एक दिन रजनी कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी विवेक ने उसे आवाज़ लगाई। रजनी ने पलटकर देखा, विवेक उसे ही पुकार रहा था। रजनी रुक गई। विवेक ने उसके पास आकर कहा, वो आपको ऐतराज ना हो तो मुझे आपकी बुक चाहिए थी। रजनी, कौन सी बुक? विवेक, बायोलॉजी की। रजनी, ये लीजिए, निकाल कर दे देती है। विवेक, कल वापस कर दूंगा। रजनी, आप 2 दिन बाद भी वापस कर सकते हो, अभी फ़िलहाल मुझे उसे नहीं पढ़ना है। विवेक, ओके, अगर आपको मेरी कोई बुक चाहिए तो ले सकती हो। रजनी, अभी नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। विवेक, ठीक है कहकर चला जाता है। इसी तरह कभी कभी रजनी और विवेक की बातें और मुलाकातें होती रहती थीं। दोनों को एक दूसरे का इंतजार रहता था। किसी दिन विवेक नहीं दिखाई पड़ता तो रजनी की नज़रें उसे ढूंढती थीं। ऐसा ही हाल विवेक का भी था। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई भी करते थे। साथ ही दोनों के घर की परिस्थितियां भी एक जैसी थीं, तो आपस में अपने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने समझने लगे थे। दोनों एक दूसरे को शायद पसंद भी करने लगे थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। एक दूसरे की आंखों में दोनों को प्यार, परवाह नजर आती थी। समय बीत रहा था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो चुकी थी। कॉलेज के दूसरे साल में दोनों पहुंच चुके थे। विवेक की माँ थोड़ी बीमार सी रहने लगी थी। इधर विवेक ने जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। 1-2 जगह से उसके लिए कॉल लेटर भी आ रहे थे। उसने पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन किया था। फिर कुछ दिनों तक विवेक कॉलेज नहीं आया। किसी को भी नहीं मालूम था कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। रजनी को कॉलेज में विवेक के बिना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन विवेक कॉलेज आया था और रजनी से बिना मिले ही वापस जा रहा था। रजनी ने उसे देखकर आवाज़ दी। वह रुका और पलटकर देखा तो रजनी दौड़ते हुए आ रही थी। रजनी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? विवेक, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में है, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। रजनी, क्या हो गया है उनको? विवेक, पिताजी के जाने के बाद से बीमारी रहने लगी थी। अब हाथ पैर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, कमज़ोर हो गई हैं। रजनी, तुमने पहले नहीं बताया, अभी भी बिना मिले ही जा रहे थे। विवेक, माँ हॉस्पिटल में अकेली है, इसलिए थोड़ी जल्दी में था। रजनी, अब कब आओगे कॉलेज? विवेक, कह नहीं सकता। उसके बाद से विवेक कभी कॉलेज नहीं आया। कुछ महीने के बाद पता चला कि विवेक की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रजनी को विवेक के बिना अच्छा नहीं लगता था। उसने अपना बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद उसकी भी जॉब लग गई और वह भी अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई। रंजन को भी पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा जो करना था उसको।
फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह विवेक को भूल नहीं पाई थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। इधर अपनी माँ के जाने के बाद विवेक भी बिल्कुल अकेला हो गया था। रिया छोटी थी तो विवेक ही उसकी हर जरूरत पूरी करता था। वो ही रिया के लिए माता पिता दोनों का फर्ज निभा रहा था। विवेक भी रजनी को भूल नहीं पाया था। बाद में सब कुछ सामान्य होने लगा था। तब विवेक ने रजनी का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पता नहीं लगा पाया था। उसने शादी भी नहीं की थी। रिया उसकी जिम्मेदारी थी। रिया की शादी के बाद ही वह अपनी शादी का फैसला लिया था और बाजार में इस तरह दोनों के आमने सामने आ जाने से दोनों हैरान थे। शिकवे शिकायत दूर करने का कभी उन्हें मौका नहीं मिला था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।